सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की सभी सदस्यों की ओर से मैं आप सभी देशवासियों को फिर पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक था दर्पण, क्योंकि लेंस के बारे में मैंने बता दिया था कल ही। अब दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक दर्पण होता है अवतल दर्पण और एक दर्पण होता है उत्तल दर्पण। अब आप समझना, अवतल दर्पण में वही सारे प्रतिबिंब बनते हैं जो हमने उत्तल लेंस में किए थे। उत्तल लेंस वाले सारे प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनते हैं। उल्टा है, क्यों? क्योंकि ये परावर्तन के सिद्धांत पे आधारित है, जबकि लेंस क्या था, वो अपवर्तन के सिद्धांत पे आधारित था। आप देखिए इसमें इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में वही होता है, यहाँ पे ध्रुव होता है, जबकि जो लेंस था उसके अंदर मध्य में एक बिंदु था जिसको हमने बोला था ऑप्टिकल सेंटर। तो जो किरणें ऑप्टिकल सेंटर से जाती थी बिना विचलित हुए निकल जाती थी। यहाँ भी ऐसा है, जो किरणें पोल से टकराएंगे वो उतना ही कोण बनाते हुए सीधे निकल जाएंगी। ये ध्यान रखना, बस ये अंतर है थोड़ा सा। बाकी वो नियम तो सेम है। जो लाइन समांतर आएगी वो टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये वाला तो नियम इसमें भी सेम था। तो ये टकराने के बाद गुजर रही है, इसमें क्या था कि इसमें अपवर्तित होकर इधर से गुजरती थी। बस इतना ही अंतर है दोनों के अंदर, बाकी तो सेम है। तो अब हम सारी सिचुएशंस देख लेते हैं। इसमें हम दो सिचुएशन लेके चलेंगे। जब वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु की किरणें जो है समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो मुख्य फोकस से गुजरती हैं। एक नियम ये लेके चलेंगे और दूसरा नियम ये लेके चलेंगे कि जो किरणें मुख्य पोल से टकराती हैं वो उतना ही कोण बनाते हुए सीधे निकल जाते हैं। और इन दोनों नियमों के आधार पर हम इसके सारे प्रतिबिंब तैयार करेंगे। तो अब सुनना ध्यान से, हम सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रखेंगे, इसके बाद हम एक फाइनल क्लास और बनाएंगे इसकी, उसके बाद न्यूमेरिकल क्लास, ठीक है। और उसके बाद आपको खूब सारे प्रश्न पूछा जाएगा। अब ये देखिए, जिनको विज्ञान में इंटरेस्ट है वो इसको ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका दर्पण, दर्पण के बाद में ये हो गया आपका फोकस। और यहाँ पे द्विफोकस शब्द यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह शब्द यूज करते हैं सी फॉर कर्वेचर, ठीक है। होता वही है, 2F ही होता है। तो ये समझने वाली बात है। तो इसमें क्या होता है, इधर ही होता है, क्योंकि परावर्तन होता है ना, अपवर्तन तो होता नहीं कि हम इधर भी बना दें। जैसे लेंस के अंदर अपवर्तन होता है वैसे ही दर्पण के अंदर अपवर्तन तो होता नहीं। दर्पण के अंदर क्या होता है, परावर्तन होता है। तो अब देखिए ध्यान से क्या होता है, वस्तु को हम फिर से यहाँ सी पे स्थित करते हैं। याद है ना आप लोगों को, हमने इस वाले डायग्राम में क्या किया था, इसके अंदर वस्तु को किस पे स्थित किया था, समझना ध्यान से। आप लोग अपनी प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। ए फोकस, और फोकस के बाद हमने द्विफोकस पे रखा था, और इसका प्रतिबिंब टकराने के बाद हमें द्विफोकस पे ही मिल रहा था, है ना। इसी तरह यहाँ पे भी है। ये तो ऐसे गई है, लेकिन जो किरणें समांतर जाएंगी वो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेंगी, और जो किरणें पोल से टकराएंगी, पोल से, है ना, वो उतना ही कोण बनाते हुए सीधे निकल जाएंगी, उतना ही कोण बनाते हुए सीधे ऐसे करके निकल जाएंगी। और वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए, वही 2F पे ही प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे भी 2F पे हो रहा है, लेकिन ये इधर हो रहा था, इस वाले का इधर हो रहा है। डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह से हमने क्या किया था इसमें, जब वस्तु 2F के परे जाएगी, है ना, तो उसका प्रतिबिंब F और 2F के मध्य बनेगा। F और 2F के मध्य यहाँ पर भी सेम है। जब वस्तु, दूसरी कंडीशन बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, फोकस हो गया और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये समझने वाली बात है, जब वस्तु को हम 2F के परे रखेंगे तो इसमें से जो किरणें समांतर आएंगी, कुछ नया नहीं है, इसमें भी समांतर आ रही थी और वो फोकस से गुजरी थी। इसी तरह जो किरणें पोल से आ रही थी वो उतना ही कोण बनाते हुए निकल गई थी। यहाँ पे भी क्या है, जो किरणें समांतर आ रही हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेंगी, और जो किरणें यहाँ पे आएंगी, अब देखो दूर से आ रही है ना, तो ये कोण घट गया तो ये भी आगे चली जाएगी, तो वो उतना ही कोण बनाते हुए यहाँ पे मुड़ जाएंगे। तो आप देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब F और 2F के मध्य प्राप्त हो रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य प्राप्त हो रहा है। तो ये समझने वाली बात है। एकदम आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा बढ़िया से। जबकि ये वाला प्रतिबिंब क्या था, आपको मैं ये भी साथ के साथ बना के दिखा देता हूँ, जैसा कि मैंने पुराने वाले पार्ट में बोला था। ये फोकस हो गया, आई थिंक दिस इज कॉल्ड फोकस, और ये हो गया द्विफोकस। अब वस्तु को हमने परे रखा था, तो याद करें क्या हुआ था, जो लाइनें समांतर आई थी वो मुख्य फोकस से गुजर रही थी, और जो लाइनें यहाँ से गई थी पोल से वो सीधे टकरा के यहाँ मिल रही थी। तो आप देखिए वस्तु का प्रतिबिंब F और 2F के मध्य बना है। इसमें भी सेम है, लेकिन ये इसमें ये प्रतिबिंब मुड़ के इधर बन गया, बस इतना ही अंतर है। तो क्योंकि ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ओके ना। अब यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी है, इसीलिए मैंने इसको मिटा दिया, इसको भी मिटा रहा हूँ। अब तीसरा सिचुएशंस भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ध्यान से, ये सिचुएशन है हमारे पास। सिचुएशन क्या कहती है कि जो ये हो गया फोकस, और ये हो गया दिस इज नॉन एज पोल, और इस वाले को हम लोग बोल देंगे द्विफोकस। अब वस्तु देखो, अब वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं, वस्तु को F और 2F के मध्य रखते हैं। तो जो किरणें समांतर आती हैं वो मुख्य फोकस से जाएंगी, ये देखो गई,
और जो किरणें पोल से टकराएंगे, अब देखो ये कोण बढ़ गया ना, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, तो ये 2f के परे बनेगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, उसमें भी 2f के परे बन रहा था, लेकिन यहाँ 2f शब्द की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, c इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, तीसरे नंबर पर आप देखो, तीसरे नंबर पर क्या, जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है उसमें भी क्या था, समांतर हो जाती है ना किरण, यानी अनंत पे बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फोकस, और यहाँ पे क्या, द्विफोकस। यदि वस्तु फोकस पे होती है तो जो किरणें समांतर आती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं, और जो किरणें पोल से टकराती हैं वो उतना ही कोण बनाते हुए सीधे निकल जाती हैं। तो ये देखो क्या हुआ है, ऐसे लग रहा है ना कि प्रतिबिंब समांतर हो गया, तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। और लेंस में भी आप देखिए, पुराने वीडियोस देखिएगा मेरी, उसमें भी ये अनंत पर ही बन रहा था। इसका मतलब यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त हो जाएगा और वास्तविक होगा और छोटा होगा, है ना, क्योंकि ये प्रतिबिंब अत्यंत बड़ा होगा। जो अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा होगा। इसी वजह से जो प्रतिबिंब अनंत, अगर वस्तु अनंत पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे अत्यंत छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये इस दर्पण की विशेषता है। अच्छा, और एक बात बता दूं, इसके बाद में एक और सिचुएशन हम बात कर लेते हैं, ये वाली सिचुएशन। इसके बाद एक चीज़ और आपको बताऊँगा इससे रिलेटेड। ये फोकस हो गया, दिस इज सॉरी पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये द्विफोकस हो गया। यदि वस्तु को फोकस से इधर सटका दें, यानी कि इधर रख दें, तो जो किरणें समांतर जाएंगी वो मुख्य फोकस से गुजरेंगी, ये देखो गुजर गई। लेकिन जो किरणें पोल से टकराएंगे, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना एंगल, तो वो सीधे यहाँ आ जाएंगी। तो उसका मतलब ये हमें ऐसा लगेगा कि ये किरण पीछे से आ रही है। देखिए भाई, ध्यान से देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, पीछे से आ रही हैं, पीछे से आते हुए महसूस हो रही हैं। तो फिर इसका एक बहुत ही बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब इसीलिए, और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए जो थोड़े से बुजुर्ग लोग हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रश्न आ चुका है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो भाई दाढ़ी बनाने के लिए स्पेशली पूछे, वैसे तो हम लोग तो सामान्य दर्पण इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दाढ़ी बनाने के लिए मूल रूप से किस दर्पण के लिए बोला गया है? तो वो जो दर्पण होता है ना, वो अवतल दर्पण होता है, क्योंकि अवतल दर्पण से दाढ़ी के बाल बड़े बड़े दिखाई देते हैं, सीधे दिखाई देते हैं, आदमी आराम से शेव कर लेता है। तो ये इतना ध्यान रखना। एक और चीज़, जब किसी का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये तो मैंने आपको दर्पण के बारे में बता दिया, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद में एक सिचुएशन और आती है। सिचुएशन किसकी आती है? इसकी तो नहीं आती है, ये तो पक्का हो गया यहीं पे क्लियर। एक चीज़ और बता दूं, यदि वस्तु, सुनना ध्यान से, यहाँ से कुछ यूजेस समझ में आएंगे। यदि वस्तु को फोकस पर स्थित करें तो एक नियम कहता है कि भाई अगर मान लो वस्तु फोकस पर है, तो वस्तु फोकस पे तो जो लाइनें फोकस से गुजरेंगी, मतलब फोकस से जो लाइन आएगी वो समांतर हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं समांतर लाइन फोकस से गुजरती है। इसका मतलब अगर फोकस से लाइन आई तो समांतर हो जाएगी, सोचने वाली बात है। तो अगर फोकस पे हम इसके बल्ब जला दें, एक सुनना ध्यान से, अगर हम इस दर्पण के फोकस पर बल्ब जला दें तो ये बल्ब की जो रोशनी टकरा के और इस दर्पण पर पड़ेगी तो ये सारी रोशनी समांतर हो जाएगी। मेरे ख्याल से समझ तो गए होंगे आप, ये रोशनी समांतर हो जाएगी। तो इसका मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग समांतर रोशनी के लिए किया जाता है, रोशनी को समांतर फेंकने के लिए किया जाता है। इसका मतलब इसका प्रयोग टॉर्च के बैक साइड में कटोरी के रूप में होता है ना, यहाँ लट्टू लगा होता है, पीछे कटोरी होती है, वो कटोरी यही होती है, ये दर्पण की तरह कार्य करता है, यानी आने वाली किरणों को समांतर। टॉर्च की हेडलाइट, सॉरी टॉर्च की नहीं, आदमी की, आई एम सो सॉरी, एक्चुअल में कार की हेडलाइट, व्हीकल्स की हेडलाइट, सर्च लाइट जो यहाँ लगा के रखते हैं वो खदानों में जाते हैं, इन सब में जो दर्पण प्रयोग में आता है वो दर्पण होता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का कितना शानदार प्रयोग है कि जहाँ पे लाइट को समांतर फेंकना होता है वहाँ पर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम उत्तल दर्पण की भी बात कर लेते हैं। भाई उत्तल दर्पण कौन सी चीज़ है? तो उत्तल दर्पण को मैं यहाँ बना देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बैक कर देना आप। ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो किरणें ऐसे आती हैं तो ये उत्तल दर्पण उसको उल्टा कर देता है। मैं बता देता हूँ क्यों। याद है, ये बन गई सतह, सतह के बाद में ये बन गया आपका 90 डिग्री का अभिलंब, और आपको पता था कि ये जितना कोण बना के इधर जाती है अभिलंब से भी उतना ही कोण बनाती है। ये देखो अपने आप ही ऊपर चलेगी, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप ऊपर चलेगी। जबकि ये वाले में क्या था, इसमें भी बता ही देता हूँ। अवतल दर्पण में क्या था कि जो किरण ऐसे आई तो इसका ऐसे बन रहा था ना, तो ये देखो, तो ये अभिलंब हुआ तो इतना ही कोण बना के अंदर मुड़ जाती है, इसका मतलब यहाँ मुड़ गई, ये फर्क पड़ गया ना। तो इसी वजह से इसकी किरण ऊपर चली जाती है। तो मैं इसको सामान्य तरीके से बना के दिखाता हूँ। जो किरणें समांतर आती हैं वो परावर्तन के पश्चात ऊपर मुड़ जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये किरण पीछे से आ रही है, यहाँ से आ रही है ना। तो इस वजह से क्या होता है, इसका ये फोकस एक तो आभासी होता है, दूसरा धनात्मक होता है। एक बात ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। तो यदि कोई वस्तु, अब इसमें भी वही दो नियम लगाएंगे। जैसे मान लो यहाँ कोई वस्तु है,
ये वस्तु यहाँ स्थित है, तो जो किरणें सीधी जाती हैं ऐसे करके वो ऊपर चली जाती है, तो हमें लगता है ये मुख्य फोकस से आ रही है भाई। और जो किरणें पोल से टकराती हैं वो उतना ही कोण बना के सीधे हो जाती हैं, तो ये भी तो पीछे लगेगा ना कि ये भी मिल रही है पीछे। तो ये देखो आप, इसका सीधा प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे साइड में बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। एक तो वस्तु का, और वस्तु चाहे कितनी भी दूर स्थित हो, ये दर्पण के पीछे इतने में ही पूरी की पूरी वस्तु आ जाएगी। पूरे सड़क का प्रतिबिंब यहाँ बन सकता है। मेरे ख्याल से हिंट तो समझ गए होगे आप। इसका प्रयोग हम वाहनों का पश्च दृश्य देखने में करते हैं। रियर व्यू के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप स्वयं देखिए ना कि भाई उत्तल दर्पण है, मतलब कि मैं इधर इस साइड में होके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपके पास दर्पण है ना। तो हम जैसे स्कूटी वगैरह से या बाइक वगैरह से या किसी चीज़ से जा रहे हैं तो फिर क्या होता है कि बाय द वे पीछे से कोई चीज़ आ रही है, तो उसका एक छोटा प्रतिबिंब हमें हमारे आंखों के सामने दिखना चाहिए। अब आंखों के सामने हमारे क्या है, एक दर्पण है। ओके, आंखों के सामने एक दर्पण है, समझना। जैसे ये हमारी आंख है, आंखों के सामने यहाँ पर ये देखो, ये अपनी आंख का सीध है, यहाँ पे क्या दर्पण है। तो दर्पण के पीछे अगर इमेज बनेगी तभी ना हमें पता लगेगा कि पीछे कोई व्यक्ति आ रहा है। तो और सीधी बननी चाहिए और छोटी बननी चाहिए। जैसे कार वार आ रही हो तो उसकी एक छोटे प्रतिबिंब, यानी कि 3 गुणों के कारण ही ऐसा होता है। कौन कौन से 3 गुण? वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। इन 3 गुणों के कारण ही हम इस प्रकार के लेंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? वाहनों का पश्च दृश्य देखने में किया जाता है। आई थिंक आपको ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो कृपया इसको शेयर, लाइक और अपना कमेंट जरूर लिखते रहिए, क्योंकि कमेंट बहुत कम आते हैं। कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा पता लगता है कि भाई कोई चीज़ हो सकता है भी मुझसे भी गलती हो गई हो। मनुष्य हूँ मैं भी, कोई प्रकृति का भेजा हुआ कोई मतलब एलियन टाइप का तो नहीं हो कि भाई एकदम से सही सही निकले, कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं हूँ। कभी कभार कोई मिस्टेक हो जाती है ना, बोलते बोलते। तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये वाला जो दर्पण है बड़ा ही खास है, ये एक ही जगह इसका प्रयोग होता है। जबकि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में वस्तु जितनी बड़ी होती है ना, उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा और सीधा बनता है और उतनी दूर बनता है। ये खासियत है। जबकि इसका प्रतिबिंब छोटा बनता है और उतनी ही दूर नहीं बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, थोड़ा नज़दीक बनता है। ये वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, जबकि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। जबकि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बन सकता है। तो यदि आपको ये बोल दिया जाए कि तीनों में सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, तो तीनों में सीधे प्रतिबिंब का जो ये जो आपके पास जो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, इस सीधे प्रतिबिंब में कौन कौन सा अंतर है तीनों प्रकार में कौन कौन सा अंतर है मान लो, तो हम यही बोलेंगे कि जो उत्तल दर्पण है उसका प्रतिबिंब सीधा लेकिन छोटा, जो समतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब सीधा किंतु उसके बराबर, और जो अवतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब बड़ा और सीधा प्राप्त होता है, सीधा और बड़ा प्राप्त होता है। अंतर हो गया ना दोनों में, तीनों में। तो पटवारी जो लास्ट का हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था बड़ा ही शानदार कि एक जादुई दर्पण, देखो दिमाग बंदे ने कहाँ तक लगाया, एक जादुई दर्पण के सामने एक व्यक्ति, एक मतलब बच्ची खड़ी होती है और उस बच्ची का सर छोटा, धड़ उसी आकृति, सर बड़ा, धड़ उसी आकृति का और पैर छोटे महसूस होते हैं। तो ऊपर से नीचे दर्पणों का क्रम होगा। मतलब वो ये पूछना चाहता है कि बच्ची का प्रतिबिंब तो सीधा बना है लेकिन उसके सर का प्रतिबिंब बड़ा बना है, तो ऊपर से नीचे दर्पणों का क्रम क्या होगा? तो पहला वाला प्रतिबिंब सीधा और बड़ा प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब पहला दर्पण क्या होगा? अवतल। दूसरा दर्पण धड़ समान आकृति का बन रहा है, तो दूसरा दर्पण क्या होगा? समतल। और तीसरा दर्पण पैर छोटे हैं, तो तीसरा दर्पण क्या होगा? उत्तल। तो क्या हो जाएगा? अवतल, समतल और उत्तल। ये इसका सही उत्तर होना था। एकदम ऐसे ही पूछ सकते हैं प्रश्नों को, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में होगा मिरर के बारे में। अब मैं कुछ चीज़ें और डिफरेंस के रूप में बता देता हूँ, जरा उन डिफरेंसेस को देख लो आप, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को कहा था कि चाहे उत्तल कुछ भी हो, दर्पण हो चाहे लेंस हो, उसका फोकस सदैव धनात्मक होता है। तो देखो मैं समझा देता हूँ कैसे। ये देखिए, ये हो गया लेंस, और लेंस में जो भी किरण समांतर आती है वो मुख्य फोकस से गुजरती है। आप देखो उत्तल शब्द आ गया ना इसमें, उत्तल, तो ये उत्तल चीज कहाँ बनी है? राइट में बनी है, यानी इसका फोकस धनात्मक होगा लेकिन वास्तविक होगा, ठीक है। अब हम उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। ये उत्तल दर्पण है भाई। उत्तल दर्पण में क्या होता है? अगर कोई वस्तु जो समांतर किरण आती है वो ऊपर निकल जाती है, तो हमें लगता है ये कहाँ से आ रही है, देखना ध्यान से कहाँ से आ रही है, ऐसा कहाँ से लग रहा है, कहाँ से आ रही है? फोकस। तो इसका मतलब ये भी उत्तल ही है, लेकिन उत्तल दर्पण है, तो इसका फोकस कहाँ बन रहा है? देखिए इसका भी फोकस राइट में है। इसका मतलब उत्तल कुछ भी हो जाए, इसका फोकस हमेशा राइट में रहेगा। ये अलग बात है कि उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होगा, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक और आभासी होगा, ठीक है। ओके,
तो अब उसके बाद में इसी तरह से अवतल की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया आपके पास अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो भी वस्तु ऐसे जाती है वो ऊपर उठ जाती है, तो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है ये प्रतिबिंब पीछे से आ रहा है। यानी कि अवतल कुछ भी हो जाए, अवतल कुछ भी हो जाए, इसका फोकस सदैव क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रहा है। अब अवतल दर्पण की बात भी कर लेते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब, जो किरणें समांतर आती हैं वो किरणें मुख्य फोकस से टकराती हैं। देखो ये भी अवतल है, अवतल, लेकिन ये दर्पण है, वो लेंस था, अवतल लेंस, और ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में इसमें भी ऋणात्मक, लेकिन बस यही फर्क है कि अवतल दर्पण में फोकस वास्तविक होता है और अवतल लेंस में फोकस आभासी होता है। तो आप बता सकते हैं ना, मैं आपको अगर 4-5 बातें लिख दूं तो आप अपने मन में बता सकते हैं। ये वाला तो हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तल कुछ भी हो जाए उसका फोकस हमेशा धनात्मक होगा, अवतल कुछ भी हो जाए उसका फोकस हमेशा ऋणात्मक होगा, है ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ, इस तरह से पूछ लूँ कि उस यंत्र का नाम बताइए जिसका फोकस धनात्मक और आभासी हो, है ना, तो आप बता सकते हैं ना कौन सा हुआ, पॉजिटिव एंड वर्चुअल, पॉजिटिव भी हो और वर्चुअल भी हो, हैं। तो वो दिख रहा है आपको ऊपर, मैं मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग तो चीटिंग कर लेंगे भाई। ये लो, तो अब आप खुद देखिए, ऐसा कौन सा यंत्र है जिसका फोकस ऋणात्मक किंतु आभासी हो। ऐसा हो सकता है एक फोकस, आप लोग सर्च करें, ऐसा कौन सा फोकस है जो धनात्मक और वास्तविक हो, और ऐसे कौन से लेंस या दर्पण का फोकस है जो ऋणात्मक और वास्तविक हो। ये बात तो हम यहाँ से वास्तविक, तो ये बात तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ये 4 बातें तो पता कर सकते हैं कि धनात्मक और आभासी किसका होगा, और ऋणात्मक और आभासी किसका होगा, और धनात्मक और वास्तविक किसका होगा, और ऋणात्मक और वास्तविक किसका। यहाँ खाली स्थान दे देता हूँ मैं आप लोगों को, आप फिल करके और मुझे दे सकते हैं, ठीक है। उत्तल के लिए उ शब्द लिख देना, दर्पण के लिए द लिख देना, अवतल के लिए अव शब्द लिख देना या अ लिख देना, और दर्पण के लिए द लिख देना। इसी तरह से उत्तल के लिए उ लिख देना और लेंस के लिए ल लिख देना। इसी तरह अवतल के लिए अ लिख के लेंस के लिए ल लिख देना। ओके, यहाँ तक तो समझ। अंग्रेजी में करना तो अंग्रेजी में भी पहले लेटर से आप लिख सकते हैं, इसको आप फिल करके दे सकते हैं, है ना। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है एक तरह से देखा जाए तो ये आप उससे पता कर सकते हैं कि भाई चित्र बनाकर पता कर सकते हैं। ये तो चीज़ थी। अब एक और मैं आपको बात बता दूं कि इसमें जो दर्पण वाला भाग है, दर्पण वाले भाग में और लेंस वाले भाग में एक बात सदैव ध्यान देना, ये दर्पण वाला भाग है और ये लेंस वाला भाग है। सुनना, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब तो किधर प्राप्त होता है, राइट साइड में प्राप्त होता है, जबकि इसके अंदर वास्तविक सारे प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होते हैं, लेफ्ट साइड में प्राप्त होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में प्राप्त होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण में सारे के सारे जो वास्तविक प्रतिबिंब हैं ये कहाँ प्राप्त होते हैं, लेफ्ट साइड में, जबकि लेंस में सारे के सारे वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होते हैं, राइट में प्राप्त होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसका मतलब लेंस में आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा, और दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, राइट साइड में बनेगा, चाहे दर्पण कोई मर्जी हो। एक दर्पण तो आपको पता ही है और एक लेंस भी आपको पता ही है, उसमें ऑलवेज सीधा और आभासी बनता है। तो ये बात तो मेरे ख्याल से आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, यहाँ तक तो आपको एकदम रट्टम पट्टी याद हो गया होगा पूरा का पूरा प्रोग्राम, ठीक। अब उसके बाद में हम अपनी अगली कक्षा में एक विशेष बात करेंगे। इनमें अंतर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी अगर कोई बात रहेगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आज की डेट में कमेंट कर देना। मैं इससे रिलेटेड कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। अगला हमारा यही वाला पॉइंट रहेगा जो आपने मेरे को कमेंट करके बताया होगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें भी छूटी हुई हैं। कृपया आप अपना कमेंट ज़रूर दें, कमेंट देने के बाद ही पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ मुझे आपको और बताना। अगर आप साइंस के ओरिजिनल स्टूडेंट हैं तो कमेंट ज़रूर करेंगे कि सर मुझे इस वाले पॉइंट में दिक्कत है। कोई 4-5 पॉइंट अगर आज मुझे मिल गए तो मैं कल उन पॉइंट्स पर ऑटोमेटिक आपको एक शानदार क्लास बना कर दूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो इसी वादे के साथ आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।